नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि जूनियर सुपर टीईटी के लिए हम पढ़ रहे हैं महान व्यक्तित्व कक्षा 8 की, तो आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। चौथा लेसन है आपका चाणक्य महोदय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि चाणक्य महोदय के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व में क्या दिया है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है देखिए कक्षा 8 की पुस्तक और इसी में से हम पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। और अगर कोई कक्षा 8 का बालक है आपके घर में तो उसको ज़रूर ये लेसन दिखाएं, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और वह जब विद्यालय में भी इसको एक बार पढ़ेगा और यहाँ से भी एक बार पढ़ लेगा तो उसकी समझ में वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए, इससे पहले हमने भारत के अग्रदूत और सावित्री के बारे में पढ़ लिया है, पतंजलि के बारे में पढ़ लिया है, महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ लिया है और महर्षि अगस्त्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने अभी तक उनके बारे में नहीं जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व जूनियर सुपर टीईटी के नाम से वहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग, और हमने भरत के बारे में भी पढ़ लिया है, तो आज हमारा चौथा लेसन है। आइए शुरू करते हैं। तो ये चाणक्य का है पाठ्यक्रम। देखते हैं चाणक्य के बारे में क्या इसमें दिया गया है और हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसमें दिया क्या हुआ है। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और वहाँ पे मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में हमारा चैनल मिलेगा और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। चाणक्य के बारे में आइए चलिए शुरू करते हैं। मित्र, इस कुश को खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि मित्र, इस कुश को खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है, मैंने काटा तो निकल गया। देखिए, ये चाणक्य महोदय का एक कोटेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मित्र, इस कुश को खोद कर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है, मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के बीच होती है। कहने का तात्पर्य है कि कुश जो होता है उसमें कांटे होते हैं, कांटों की तरह चुभता है। तो चंद्रगुप्त को चुभ गया था, एक बार उनके पैर में चुभ गया तो उन्होंने उसको निकाल के फेंक दिया। लेकिन चाणक्य महोदय ने क्या किया, उसको खोदा, उसकी जड़ को खोदा और उसमें मट्ठा डाल दिया। मट्ठा जो छाछ होता है, छाछ डाल दिया। तो चंद्रगुप्त आश्चर्य में पूछे कि गुरुदेव, हमने तो कांटे को निकाल दिया है, तो आप इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? तो वो चाणक्य कहते हैं, यह किसी और के पैर में ना चुभे। आज तो तुम्हारे पैर में चुभा है चंद्रगुप्त, ये किसी और के पैर में ना चुभे, इसके लिए मैं इसके जड़ में मट्ठा डाल रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने उसे जड़ से ही नष्ट करने के लिए मट्ठा डाल दिया है। धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा, पूरा कुश का जो खंजाड़ है वो समाप्त हो जाएगी। तो चाणक्य से, ये चाणक्य की नीति है कि यदि कोई चीज़ आपको चुभ रही है तो उसको जड़ से समाप्त कर दीजिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। भारत के राजनीति में और इतिहास में चाणक्य का विशिष्ट स्थान का तात्पर्य है कि एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने ही भारत को सबसे पहले विजय प्राप्त करवाई थी, भारत पे स्वराज स्थापित किया था। आइए देखते हैं। शासन के विविध पहलुओं का जैसा सार गर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है, वैसा संभव विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने नहीं किया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। तो चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से अर्थशास्त्र, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिला कि अर्थशास्त्र के रचयिता या लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। एक क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, जो हमारी पुस्तक में दिया है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में जो कुछ चीज़ें बता दी गई हैं वो आज के आधुनिक पुस्तकों में, जो आज के आधुनिक समाज में चल रहा है, उन्होंने कई वर्षों पूर्व इन सबको
लिख के चले गए हैं। और जो ये अर्थशास्त्र था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसी के अनुसार शासन को चलाया करते थे। ठीक है, इसमें आपका वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन व्यवस्था उस समय चलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको स्थापित करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था और घनानंद को मरवाकर उसके राज्य को अपने अधीन किया था। बहुत बड़ी कहानी है। घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में एक बार अपमानित किया था, तो चाणक्य महोदय अपनी जटा खोल देते हैं और बिना पैर, बिना चप्पल के, बिना खड़ाऊ के चल देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं ना ही अपनी जटा को बांधूंगा, ना ही अपने पैर में चप्पल पहनूंगा। और उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए चाणक्य महोदय चंद्रगुप्त की खोज करते हैं और उसको एक इतना कुशल विद्यार्थी बनाते हैं, कुशल शासक के रूप में तैयार करते हैं, जो बाद में घनानंद को पराजित करके भारतवर्ष में चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनैतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है। ठीक है, देखिए चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को स्थापित किया और संचालित किया। तो देखिए चाणक्य का अन्य नाम चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य महोदय को जाना जाता है और इनको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस लेसन में। आगे देखते हैं क्या है। देखिए अगली ही लाइन में दिया है, उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के कितने नाम हुए? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये जो विष्णुगुप्त था ये इनके बचपन का नाम था। इस किताब में दिया है कि नहीं, आगे देखना पड़ेगा। विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का बचपन का नाम था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे ये पूछ दिया जाता है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या है, तो वो आपका विष्णुगुप्त था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण पुत्र थे। चाणक्य क्या थे? एक ब्राह्मण पुत्र थे। ये तक्षशिला में रहते थे, मतलब तक्षशिला जो क्षेत्र था वो वहाँ के एक ब्राह्मण पुत्र थे, मतलब एक ब्राह्मण के बेटे थे। उन्हें बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। चाणक्य के जो पिता थे, चाणक्य के पिता की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। तो चाणक्य की माता ने उनका पालन पोषण लालन किया और चाणक्य वहीं तक्षशिला में ही रहकर वहाँ पर ज्ञान का अर्जन किए और दर्शन शास्त्र का भी अर्जन किए। लेकिन चाणक्य विद्वान तो थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उनको क्रोध बहुत आता था, क्रोधी बहुत थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र चले गए। ठीक है, जब बड़े हुए तो जीविकोपार्जन मतलब जीवन का संचालन करने के लिए, भोजन पानी अन्य सुख सुविधाओं के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कमाने के लिए पाटलिपुत्र आज का वर्तमान का पटना जो है आपका, मतलब जो पटना है उसी का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र वहाँ पे चले गए। तो उस समय वहाँ पे मगध साम्राज्य चल रहा था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में चले गए। जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रखिए। देखिए आपका मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य
की राजधानी क्या थी? की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये ध्यान में आप रखिएगा, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां मगध के नंद वंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। वहां पे शासक कौन था? घनानंद था, मैं पहले भी बता दिया। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। ये वहां पे जो दानशाला होती थी, जो राजा दान वगैरह करते हैं, डोनेशन वगैरह देते हैं, उसके संचालन के ये प्रमुख वहां पे नियुक्त किए गए। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को यहाँ से पदच्युत कर दिया। भाई क्रोधी तो थे और कठोर बोलते थे, मतलब कठोर बोलने का, कटु बोलने का मतलब है कि जो सच होता था उसको सीधा मुंह पे बोल देते थे, जिसकी वजह से उनके जो कलीग थे, मतलब उनके जो सहायक कर्मचारी थे, ये लोग उनसे नाराज, मतलब भाई कोषागार में ही तो थे, पैसे की खदान में तो वहाँ पे बैठे थे, उसी के ये तो प्रमुख थे। तो जब कोई चोरी वगैरह करता था तो ये जाके उसकी शिकायत करते या बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रच के इनको राजा को इनके खिलाफ कर देते हैं और इनको पद से हटा दिया जाता है। आगे देखते हैं। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को यहाँ से पदच्युत कर दिया गया। पदच्युत मतलब होता है कि पद से हटाना, पद से हटाना। ये आपका संवैधानिक वर्ड है। संविधान में आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति को पदच्युत करने के क्या नियम है, राज्यपाल को पदच्युत करने के क्या नियम, मतलब उनको हटाने का नियम क्या है, ये चीज आपको जानना है। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा कर ले। तो जब उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, दरबार में उन्हें अपमानित किया गया, तो वो क्रोध में आ गए और घनानंद और नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। वो उसी खोज में लग गए कि नंद वंश की मैं समाप्ति किस प्रकार से करूं, नंद वंश को कैसे समाप्त करूं, ये इसकी खोज में लग गए और इसी खोज में उन्हें चंद्रगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुआ। जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त भी मगध साम्राज्य से त्रस्त हो चुका था। चंद्रगुप्त जो था मगध साम्राज्य से त्रस्त हो चुका था। वहाँ पे घनानंद के अन्यायों से, उसके द्वारा अत्याचारों से पूरा मगध साम्राज्य जो था त्रस्त हो चुका था, दुखी हो चुका था। तो चंद्रगुप्त भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, क्रांति करता था। वो अपने लेवल पे, जो उसका लेवल था, उस लेवल पर वो मगध साम्राज्य में अपना कार्य करता रहता था। बच्चा तो था ही, कार्य करता रहता था। लेकिन जब चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी तो चाणक्य ने कहा, अरे ये तो राजा बनने योग्य है, इसके अंदर तो राजाओं के गुण हैं। होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त की खोज, मतलब चाणक्य ऐसे ही किसी की खोज में जा रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक खेल खेल रहा था जहाँ पर ये राजा बना हुआ था और ढेर सारे वहाँ पे अपना दरबार लगा के आदेश वगैरह दे रहा था कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। तो जब चाणक्य उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसके अंदर राजाओं के गुण हैं, राजा जैसा दिख रहा है, मतलब राज्य का संचालन करने के लिए इसके अंदर बुद्धि विवेक है। तो ये इसकी खोज करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। होता क्या है कि चाणक्य के पास बुद्धि थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पास साहस था। तो बुद्धि और साहस जब मिलती है तो दोनों मिलकर आगे क्या कमाल करते हैं, आइए देखते हैं। बल और बुद्धि का संयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुआ। बल और बुद्धि जब एक साथ मिल गई, बल और बुद्धि जब एक साथ मिली तो भारतीय जो इतिहास था, भारतीय इतिहास में ये एक युग परिवर्तन की घटना साबित हुई। क्योंकि जो ये आपका चंद्रगुप्त और चाणक्य के मिलन हुआ, इसके कारण पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई, सेना इकट्ठा की और पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। भाई अचानक से किसी के ऊपर हमला करोगे और पहले से ताकतवर है, तो ताकतवर पे हमला करोगे तो वो
उसको जीत पाओगे। तो ये लोग जब पहली बार चढ़ाई करते हैं तो ये हार जाते हैं। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। फिर दोनों ने दिमाग लगाया। चाणक्य ने उसको बताया कि चंद्रगुप्त बेटा देखो, जो राज्य की शक्ति होती है, जो राजा होता है उसकी शक्ति होती है केंद्र, मतलब उसकी राजधानी। तो राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन राजधानी जो होती है वो कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बताया कि तुम क्या करो, पहले ये जो इकाइयां हैं इन पर विजय प्राप्त करो, मतलब इसको तोड़ तोड़ के कमजोर करो। कमजोर करोगे तो क्या होगा कि राजधानी केंद्र जो है इसका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम चढ़ाई करोगे तो इधर से जीते रहोगे तो इधर के लोग तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। बीच में नहीं आएंगे तो तुम घनानंद को हराने में प्रबल हो जाओगे। आगे क्या होता है? इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। योजना को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू किया गया। तो पंजाब देश को, जो पंजाब राज्य था, उस पर हमला किया गया और पंजाब को इन्होंने जीत लिया। छोटे छोटे राज्यों को जीतना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। जब पंजाब को जीत लिया, छोटी छोटी इकाइयों को जीत लिया, तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। तब इसने पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। फिर उसके बाद घनानंद की हत्या कर दी जाती है। क्रूर घनानंद जो अत्याचारी पापी था उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में 321 ईसा पूर्व में 321 ईसा पूर्व में 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित किया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कब बना था? तो 321 ईसा पूर्व में सम्राट बना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको समझ गए, CM चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जगह कम थी इसलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो बना था 321 ईसा पूर्व में आपका सम्राट बना। ये भी एक आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रकट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन देखते हैं। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदभाषु तथा कार्य में निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। उन्होंने फिर राज्य को किस प्रकार चलाया जाए, राजा को कैसा होना चाहिए, इस बात की बात करते हुए उन्होंने क्या क्या बताइए, क्या गुण होने चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, धर्म के अनुसार चले, सत्यवादी, झूठ ना बोले, सच बोले, कृतज्ञ हो, किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर गट्स होना चाहिए, उसके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, जो कह दे उसको करने की कोशिश करे, मतलब पीछे ना हटे, बलशाली हो, ताकतवर हो, वृद्धों का सम्मान करने वाले, जो बड़े बुजुर्ग हैं राज्य के उनका सम्मान करना चाहिए, उत्साही हो, किसी भी कार्य करने के लिए उत्साही हो, विनयशील हो। विनयशील का मतलब हो गया कि थोड़ा नरम स्वभाव का हो, दया करने वाला हो, विवेकी हो, निर्भीक हो, न्यायप्रिय हो। विवेकी हो, किसी भी चीज की तरफ अपने विवेक से काम करे, विवेक से निर्णय ले। न्यायप्रिय हो, लोगों के साथ न्याय करे। निर्भीक हो, डरने वाला न हो। मृदुभाषी तथा कार्य में निपुण हो। मृदुभाषी मतलब प्यार से बोलने वाला हो, उसकी भाषा में कटुता ना हो और अपने कार्य करने में सक्षम हो। उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। उसके अंदर जो गलत आचरण होते हैं, काम होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है,
ईर्ष्या होती है, अहंकार मतलब घमंड जो होता है, इन सारी चीज़ों से, ये दुर्गुण जो हैं, जो गलत चीज़ें हैं, इन सबसे राजा को दूर होना चाहिए। राजा को न केवल राजा के ही गुण होने चाहिए वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। मतलब राजा के सिर्फ अंदर राजा ही नहीं होना चाहिए, राजा के अंदर जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं उनके बारे में पढ़िए और उनके समान बनने की कोशिश करिए, उनके गुणों को अपने व्यक्तित्व में ढालिए। ये चीज़ें यहाँ पे चाणक्य के द्वारा एक राजा के लिए बताई गई है। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करें। मतलब राजा का यह कर्तव्य है कि जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि इत्यादि घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इससे जो प्रजा को हानि होता है उसकी भरपाई करने का कार्य राजा करें। राजा को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। मतलब अपंग का मतलब हो गया आपका दिव्यांग, जो आपका नया वर्ड आया है भारत सरकार ने, जो आपका होता था विकलांग शब्द को हटाकर आपका दिव्यांग शब्द जोड़ा है, दिव्य अंग वाला जोड़ा है। ये चीज़ हो गया आपका अपंग जो होता है, मतलब हाथ पैर या आँख या किसी भी चीज़ से वो दिव्यांग हो, ये सारी चीज़ें हो। वृद्ध हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, शक्तिहीन हो, जिसके पास शक्ति न हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, रोगी हो, रोग से ग्रसित हो, दीन दुखी हो मतलब गरीब हो, लाचार हो, इन लोगों का पालन पोषण करना क्या है, राजा का कर्तव्य है। चाणक्य के द्वारा ये भी बताया गया। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो राजा है उसको शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। क्या इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारा राज्य है, राज्य के जितने भी बच्चे हैं, देश के जितने भी बच्चे हैं, एक देश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी शिक्षा का प्रसार प्राप्त हो। तो ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। राजा का यह भी कर्तव्य है कि कोई व्यापारी है, साहूकार है, मतलब कोई जो ऋण देता है, मतलब आज के समय में बैंकिंग प्रणाली समझ लीजिए, या कोई दुकानदार है वो जो दाम है उससे अधिक ले रहा है, या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा है, उन सबसे क्या होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। हर चीज़ों का एक नियम बनाना चाहिए, नियम कानून बनाना चाहिए, ठीक है। और जो शासकीय अधिकारी हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, उनके नियमों को, उनके कार्यशैली को, उनके जो कार्य क्षमता है उसको एक नियंत्रित सेवा में रखना चाहिए कि जिससे वह प्रजा के ऊपर अत्याचार ना कर सके। ये सारी चीज़ें चाणक्य महोदय ने बताई। व्यापारी अनुपयुक्त दर से क्रय विक्रय न कर सके, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें। मतलब जो सामानों का क्रय विक्रय होता है, मतलब खरीद फरोख्त होती है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उनके दामों को क्या करें, नियमित करें, एक दाम उसका निर्धारित करें। जैसे MSP है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी चीज़ की, वस्तु की वैल्यू की मिनिमम करें कि इससे अधिक नहीं हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें आपका, मतलब कोई एक प्राइस फिक्स कर दे कि ये इतने रुपए का है तो इससे कम में नहीं बिकेगा। ये चीज़ है जिसकी वजह से राज्य का हर एक आम नागरिक, भाई सबके पास तो पैसा नहीं है, तो सबके पास हर चीज़ होनी चाहिए, खाने की पीने की सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए एक उचित मूल्य निर्धारित करना होता है, जिसको आप कहते हैं MRP रहती है ना, कोई सामान आप लेते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है कि चाहे वो कोई गरीब जाए चाहे कोई अमीर जाए, उसको उसी दाम पर वो चीज़ें प्राप्त होंगे। ये चीज़ हो गया। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। उन्होंने प्रजा हित को राज्य का लक्ष्य मान लिया था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। जो चाणक्य की ये सारी नीतियाँ थी, जो ये नियम कानून उन्होंने अपने इस अर्थशास्त्र में बताया चंद्रगुप्त मौर्य को शासन चलाने के लिए, वो क्या थी, एक आधुनिक राज्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने बनाया। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक नए राज्य की कल्पना करके उन्होंने सारा क्रियाक्रम जो था कल्पना के ऊपर था। जब सूखा पड़ जाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य साधुओं संतों को, जो साधु होते थे जिनके पास, जानते हैं साधु भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करते हैं,
तो ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं, अब साधुओं का तात्पर्य नहीं कि सिर्फ ये जो साधु महात्मा इनको नहीं, साधुओं का तात्पर्य है कि उस समय के संदर्भ में जो भी महात्मा थे या मुल्ला मौलवी जो भी थे, जो भी आप समझ सकते हैं, जिसी भी धर्म के उस समय के जो धार्मिक चीज़ें थी, बौद्ध धर्म के थे, तक्षशिला जो था आपका बौद्ध धर्म का ही केंद्र था, ये सारी चीज़ें थी। तो किसी भी धर्म का साधु संत का तात्पर्य ये हो गया कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति था जिसको भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, तो चाणक्य उसको भोजन दिलाते थे। शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश करिए कि साधु से ये आप किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। साधु का तात्पर्य होता है कि जो भी समाज के कल्याण के लिए अपना घर बार छोड़ के अध्यात्म की प्राप्ति के लिए चला जाता है, वो एक साधु कहलाता है। ठीक है, राज्य के इन कार्यों से, ठीक है, चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने ऐसे विचार है जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक करते हुए निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, राजतंत्र की स्थापना की। मतलब वो राजतंत्र के समर्थक थे। राजतंत्र का मतलब होता है राजाओं का शासन, राजाओं का शासन। अभी क्या चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन। राजतंत्र राजाओं का शासन, लोकतंत्र लोगों का शासन। तो वर्तमान में जो हमारी सरकारें हैं, हमारे भारत का संविधान है, ये एक लोकतांत्रिक है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पर आप नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मानने वाले थे, समर्थक थे, लेकिन वो जनता के हितों के बारे में सोचते थे। उन्होंने क्या किया, निरंकुश स्वेच्छाचारी। अगर कोई राजा, घनानंद को उन्होंने क्यों समाप्त किया, घनानंद के राज को क्यों समाप्त किया, इसलिए किया कि घनानंद जो था वो एक तरफा काम करता था। मतलब वो अपने समय का हिटलर हो गया था। जो इस समय का हिटलर था वो उस समय का हिटलर हो गया था। जो कहता था वही करता था। मतलब मनमाना, घमंडी, अकड़ू टाइप का था। जो भी हो, किसी को भी कोई सजा दे देता था। ऐसी घटनाएं थीं। तो उसे आपका इस प्रकार से कहा गया। तो घनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीनों इस कहानी के मेन पात्र थे। और अर्थशास्त्र जो इस कहानी में मेन चीज़ था, जो अर्थशास्त्र एक संवैधानिक रूप से उस समय का संविधान था एक तरह से मानिए तो। और चाणक्य के अन्य नाम थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट घोषित किया गया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट घोषित किया गया। तो ये चाणक्य थे। और चाणक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको जरूर से जानिएगा। और अन्य दोस्तों में भी ये आप बताइए कि यहाँ पे सीरीज चल रही है, तो आके वो पढ़ लें। और जो अगर आपके घर में या पास पड़ोस में कक्षा 8 का बच्चा पढ़ने वाला है, जो कक्षा 8 की क्लास में पढ़ा या उससे ऊपर की क्लास में है, या वो कहानियों को समझ सकता है, तो उसे सिर्फ ये कहानी की तरह सुनाइए, जिससे वो इन महान व्यक्तित्वों के बारे में जान सके। इसमें 38 लेसन है। 38 के 38 लेसन हम बहुत जल्द कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जो कक्षा 8 के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो क्वेश्चन है तैयारी करने के लिए वो हम अलग कर दे रहे हैं, बाकी कहानी के रूप में बच्चे अपना पढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेके। अगला चैप्टर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भरत पढ़ लिया, चाणक्य पढ़ लिया, और हमारा 5वां लेसन जो होगा ये आपको होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काफ़ी बढ़िया कहानी है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन जैसी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।